गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, अभी तक हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का अध्ययन चर्चा कर रहे थे और इसमें लेखक ने जिन जिन बिंदुओं को जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा की थी उसको हम लोगों ने इसके पहले भाग के वीडियो में विचार साझा किए थे। तो इसमें कल आपने जाति प्रथा श्रमिक विभाजन की दोषी इस विषय पर बात हुई थी। जाति प्रथा अर्थात हमारा समाज, विशेष रूप से हिंदू समाज, बहुत जातियों में, उपजातियों में, अनुसूचित जातियों में विभक्त है। प्राचीन समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये और इसकी भी कई तमाम उपजातियां हैं, इनमें निम्न वर्ग, उच्च वर्ग है। तो लेखक ने इस पे ये चर्चा की है कि जाति प्रथा उस श्रमिक का विभाजन करती है, श्रमिक का अर्थात व्यक्ति का विभाजन करती है। इसमें लेखक ने बताया कि श्रम विभाजन तो ठीक है, कार्य का बंटवारा ठीक है, कोई भी व्यक्ति व्यवसाय कुछ भी करे ये ठीक है, लेकिन जाति के आधार पर कोई व्यवसाय करे, निम्न वर्ग के लोग बहुत सारे हे और हे समझे जाने वाले कार्यों को करे, ये ठीक नहीं है। जाति प्रथा की बुराइयों के बारे में लेखक ने बताया है कि जाति प्रथा लोगों के बीच वैमनस्य को बढ़ाता है, भाईचारे को खत्म करता है। तमाम सारे जो घृणित और त्याज्य कार्य हैं वो निम्न जाति वालों को करना पड़ता है। परंपरागत रूप से लोगों को बाध्य होना पड़ता है। इसमें लोगों की रुचि, क्षमता, प्रशिक्षण, दक्षता की अवहेलना होती है और ये जाति प्रथा कहीं न कहीं हमारे समाज की को विद्रूपता प्रदान करता है। समाज में जो एक बेरोजगारी है, भुखमरी है, इसका भी ये मुख्य कारक है। तो इस प्रकार से आपने सुना भुखमरी और बेरोजगारी का भी कारण है। आदर्श समाज के विषय में लेखक ने बताया था कि आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो, भ्रातृता हो। भ्रातृता व्यवहारिक शब्द नहीं है, कॉमन शब्द नहीं है, इसकी जगह भाईचारा समझ सकते हैं आप। तो स्वतंत्रता, समता और भाईचारा हमारे लोकतांत्रिक समाज के लिए अनिवार्य है। मनुष्य की क्षमता किन किन बातों पर निर्भर करती है, चर्चा हुई थी। तो मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। एक शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और तीसरा मनुष्य के अपने प्रयत्न। सामाजिक वंश परंपरा, मनुष्य के अपने प्रयास और सामाजिक उत्तराधिकार। समता एक काल्पनिक वस्तु है, इसकी बात की गई है। राजनीतिज्ञों को कैसे व्यवहार करना चाहिए उसकी बात हुई है, तो ये आप पढ़ चुके हैं। अब हम इस पाठ पर आधारित कुछ गद्यांशों को लेते हैं और समझते हैं। गद्यांश इस प्रकार से, लेखक अम्बेडकर जी कहते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। पूर्व लेख ही इसका आधार है। लेखक ये कहता है कि ये श्रम विभाजन, जाति के दृष्टिकोण से श्रम विभाजन अर्थात कार्य का विभाजन, ये बहुत बुराई है, बहुत बड़ी बुराई है। जाति प्रथा मनुष्य की स्वेच्छा पर, जाति प्रथा के कारण श्रम विभाजन अर्थात कार्य का विभाजन स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। इससे क्या होता है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि की अवहेलना होती है, उसका विकास रुक जाता है। पूर्व लेख ही इसका आधार है। पूर्व लेख अर्थात परंपरागत रूप से कोई व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है तो आने वाली उसकी पीढ़ियां भी, संतानें भी उसी कार्य को करने के लिए बाध्य हो, इसी को पूर्व लेख कहते हैं। तो लेखक लिखता है कि इस आधार पर हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है। आज के उद्योगों में इसको वर्तमान परिवेश में नहीं ले सकते। ये 1936 में लिखा गया एक भाषण है, तो तब से आज तक स्थितियां बदल गई। आज आरक्षण प्राप्त है, समाज में सभी को समान अवसर प्राप्त है और लोगों में एक समानता की भावना बढ़ रही है। लेखक लिखता है कि इस आधार पर हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं, जितनी कि यह बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। लेखक ये कहता है कि आज लोग जाति प्रथा के कारण, आज अर्थात उस काल विशेष की बात कर रहा है जिस काल विशेष में लेखक ने अपने समाज में दलितों के साथ उत्पीड़न और दुर्व्यवहार देखा, उससे वो आहत थे। बाद में वो लंदन गए और
डॉक्टरेट की उपाधि धारण की, बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त की और एक मिशन बना लिया। समाज के जो शोषित वंचित लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए उन्होंने सोचा था कि ऐसा कानून बनाएंगे, संविधान बनाया और उसमें ये आरक्षण की व्यवस्था की ताकि समाज में सभी को समान अवसर मिल सके, समान अवसर मिल सके और आगे बढ़ने का समान योग्यता हासिल करने के तमाम अवसर मिल सके। तो लेखक लिखता है कि ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करते हैं और काम करने के प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों को न दिल लगता है न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से ही जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मबल को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। तो इस जाति प्रथा के कारण व्यक्ति अपने पेशे को चुन नहीं सकता और उसके आत्मबल को दबा देती है, उसकी प्रेरणा और रुचि को दबा देती है। अब आइए प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा क्यों दोषपूर्ण है? तो इसलिए दोषपूर्ण है क्योंकि जन्म से ही पेशे का निर्धारण करती है, पूर्व लेख के आधार पर ही पेशे का निर्धारण करती है। दूसरा प्रश्न है, पूर्व लेख के आधार पर श्रम विभाजन का क्या आशय है? पूर्व लेख के आधार पर श्रम विभाजन का आशय है कि संतान की गर्भ में ही उसके पेशे का निर्धारण माता पिता के जाति के आधार पर, माता पिता के व्यवसाय के आधार पर आने वाली संतान के पेशे या व्यवसाय का निर्धारण। लेखक श्रम के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों? तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोग जाति व्यवस्था के कारण रुचिपूर्वक काम नहीं कर पाते, सबसे बड़ी समस्या है, जिससे वो टालू मानसिकता के हो जाते हैं और इससे उत्पादकता घटती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोग अगर लोग जाति व्यवस्था के कारण श्रम का विभाजन करेंगे तो उससे कार्यकुशलता घटेगी, वो निष्क्रिय जीवन होंगे, टालू मानसिकता के होंगे, मन नहीं लगेगा। अगला प्रश्न, कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? तो कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि सभी को समान रूप से अवसर प्रदान की जाए, सभी को समान रूप से अवसर प्रदान किए जाए और मनुष्य को अपनी रुचि के अनुसार किसी भी कार्य क्षेत्र में पेशे में जाने की अवसर दिया जाए। जाति प्रथा आर्थिक प्रगति में भी हानिकारक है। कैसे जाति प्रथा आर्थिक प्रगति में हानिकारक? क्योंकि लोग अपने पैतृक धंधा को ही, अपने पैतृक व्यवसाय को अपनाने पर अगर बाध्य होंगे जाति प्रथा के कारण, तो उससे उनमें उत्पादकता और कार्य कुशलता नहीं बढ़ेगी। इस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ती है और भुखमरी भी बढ़ती है। अगले गद्यांश में आते हैं। लेखक लिखता है, मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचरित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। लेखक बताता है कि आदर्श समाज के लिए क्या होनी चाहिए? 3 चीजें, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा। और एक ऐसा भाईचारा हो दूध पानी में मिश्रण के समान। तो किसी और समाज में गतिशीलता होनी चाहिए। गांधी जी भी यही कहते थे कि ऐसी गतिशीलता, ऐसा परिवर्तन जो समाज में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। और क्या कहते हैं कि समाज में सभी को, जो भी लोग हैं, जो भी समाज की इकाइयां हैं, सभी लोग सभी के हितों के लिए सोचें, सबका समान उसमें हिस्सा होना चाहिए और सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। ये लोकतंत्र की नींव है। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क, बिना किसी अवरोध के आपस में विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, हर प्रकार की शिक्षा का आदान प्रदान होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह, जैसे दूध पानी में मिल जाता है, एक सार हो जाता है, उसी प्रकार से भाईचारा भी दूध पानी की तरह मिला हुआ होना चाहिए। अर्थात आपस में व्यक्ति इतना घुल मिल के रहें, कोई किसी प्रकार की जाति, धर्म, लिंग का कोई भेद न रहे। तो लेखक यही कह रहा है कि, और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, मिलकर रहें, भाईचारे से रहें, इसी का नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र तो शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है, शैली है, समाज के समृद्ध अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों पर श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सच्चे लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि लोगों की अपने समुदाय साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो और किसी प्रकार का कोई भेद न हो, जाति, धर्म और किसी भी आधार पर, न लिंग के आधार पर। तो इस प्रकार से लेखक कहता है कि जाति प्रथा किस प्रकार से, जाति प्रथा के कारण प्रकार से समाज गुलाम हो जाता है। आगे यह प्रश्न है, अम्बेडकर जी किस समाज को आदर्श समाज कहते हैं? जिसमें समानता हो, स्वतंत्रता हो, समता हो। दूसरा है, अम्बेडकर जी समाज में कैसा भाईचारा चाहते हैं?
ऐसा भाईचारा जिसमें गतिशीलता हो, दूध पानी के मिश्रण की तरह, लोग बिल्कुल आपस में सहिष्णुता हो, किसी प्रकार की कोई जड़ता न हो, रूढ़िवादिता न हो, खोखले सिद्धांतों का लोगों को पालन न करना पड़े। लोकतंत्र की क्या परिभाषा बताई? तो बताई है कि लोकतंत्र जीवन जीने की एक शैली है जिसमें सभी लोग अपने सामूहिक जीवनचर्या का पालन करते हैं, आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लोकतंत्र में सभी मनुष्यों के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए? समानता का। लोकतंत्र में सभी लोग भाईचारे से, श्रद्धा और सम्मान के प्रति भाव से रहे। अमेरिकी समाज में गतिशीलता किसे मानते हैं? तो अबाध संपर्क हो। गतिशीलता तब होगी जब आपस में संपर्क में कोई बाधा ना हो, कोई भी कहीं भी आने जाने, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र अपनाने के लिए स्वतंत्र हो, समान सहभागिता हो, सभी लोग सबकी रक्षा के प्रति सचेत हों तथा सभी के प्रति समान व श्रद्धा का भाव हो, तभी समाज में गतिशीलता हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।